बहन, सबसे पहला मुद्दा यही है कि आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी आप कांग्रेस पार्टी में। नानंद विधानसभा से जिसे टिकट दी गई जस्सी पेटवाड़, और जस्सी पेटवाड़ आपके ही गांव के हैं और आपने उनका भरपूर समर्थन भी किया है, तो उस समर्थन से लोग क्या समझे? तो नानंद विधानसभा में किस प्रत्याशी को आप टक्कर का प्रत्याशी मान रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार? बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार अपने हर प्रचार प्रसार में ये कह रही है कि हम बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दे रहे हैं पिछले 10 साल। शिक्षा की सुधार की अगर बात करें तो हरियाणा में शिक्षा का स्तर काफ़ी निचले स्तर पे है। आप शिक्षा के सुधार के लिए बता रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बनेगी तो सुधार होगा। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एजुकेशन? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर उन्हीं को मैं एक अच्छे स्ट्रक्चर में बांध लूँ और अच्छे से शिक्षा की तरफ ध्यान दूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का। मेरे पास सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज ही नहीं जा पाते हैं, जिनका कॉलेज जाने का सपना होता है वो कॉलेज जा नहीं पाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में काफ़ी सारे बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे पास करते हैं 12th क्लास, 100 में से मुश्किल से 10-20 बच्चे ही कॉलेज जा पाते हैं, और लड़कियों का तो बुरा हाल है, लड़कियां तो जा ही नहीं पाती। किसान मजदूर के लिए आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए आपकी सरकार में क्या कुछ नया होगा? सबसे पहली बात तो MSP होनी चाहिए हर फसल की। ये MSP मिलेगी तो किसान खुशहाल हो जाए। हरियाणा में आप हाल फिलहाल में कैसी स्थिति मान रहे हैं कांग्रेस सरकार की? कितनी सीटें कांग्रेस सरकार की हैं? आपकी पार्टी के कई सारे नेता चुनाव प्रचार के दौरान चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये आपकी पार्टी की नीतियों के अनुसार है? नानंद विधानसभा में आप जस्सी पेटवाड़ के साथ में समक्ष खड़े हैं और उनके प्रचार प्रसार में आप घूम रहे हैं, आपका ये कहना है, और आप ये कह रहे हैं कि नानंद विधानसभा से जस्सी पेटवाड़ जीत रहे हैं। अगर जस्सी पेटवाड़ नानंद विधानसभा से जीत जाते हैं तो आप क्या क्या काम चाहेंगे कि जस्सी पेटवाड़ MLA बनते ही ये काम करें? नमस्कार। कांग्रेस पार्टी बहुत ही चर्चित पार्टी हो चुकी है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चारों तरफ कांग्रेस 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 की हवा चली हुई है। एक कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ आज हमारे इस कैमरे में आपको दिखाई दे रही हैं। इनका नाम सोनिया दून है, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट नानंद विधानसभा से लेने के लिए कतार में थी, लेकिन इनकी टिकट इनको ना दे करके जस्सी पेटवाड़ को दे दी गई। नमस्कार बहन। राम राम। बहन, सबसे पहला मुद्दा यही है कि आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी आप कांग्रेस पार्टी में हैं। क्योंकि वो मेरी पार्टी है। टिकट के दावेदार यहाँ से शायद 23 लोग थे, तो 23 में से मिलनी तो एक को ही थी। लेकिन पार्टी तो पार्टी होती है। पार्टी में दावेदारी आप कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो दावेदारी, अब जैसे एक रेस में दौड़ते हैं, 50 लोग दौड़ते हैं, जीतेगा तो एक ही, तो मिलनी तो एक को ही है। तो पार्टी से इस चीज का क्या लेना देना है? नानंद विधानसभा से जिसे टिकट दी गई वो जस्सी पेटवाड़ है, और जस्सी पेटवाड़ आपके ही गांव के हैं और आपने उनका भरपूर समर्थन भी किया है, तो उस समर्थन से लोग क्या समझे? बिल्कुल समझे कि मैं साथ खड़ी हूँ, अपने गांव के साथ खड़ी हूँ, मेरे गांव राम के साथ खड़ी हूँ। और मैंने तो कभी मांगी ही नहीं सोनिया दून की वोट, मैंने तो मांगी ही कांग्रेस की है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है कि मेरे गांव में टिकट आई है, तो मुझे तो कंधे से कंधा मिला के खड़ा ही होना है और मुझे तो भरपूर सपोर्ट करना ही है। तो नानंद विधानसभा में किस प्रत्याशी को आप टक्कर का प्रत्याशी मान रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार? भाई, दो ही पार्टी हैं भी, कांग्रेस और बीजेपी। फाइट दोनों की ही है, सिर्फ नानंद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही दो लोगों की फाइट बची है। इनेलो का क्या हालचाल है? इनेलो के भी प्रत्याशी हैं, वो भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मतलब फाइट तो अब दो ही पार्टियों की बची हुई। नानंद विधानसभा में मुख्य समस्या क्या आप देखते हैं? जो आपकी समस्याएं हैं, आप भी नानंद विधानसभा से ही आते हैं, और सबकी शायद आम समस्याएं हैं। क्या समस्या है नहीं? क्या पढ़ाई समस्या नहीं है? सरकारी स्कूल बंद होते समस्या नहीं है? बच्चियों की सुरक्षा समस्या नहीं है? चारों तरफ गांव में जो ये जोड़ हैं दलदल बन चुके हैं, इसमें तेजाब बढ़ने लग गई है, क्या ये समस्या नहीं है? क्या ये समस्या नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है? हर जगह जिस वर्ग के लिए बात करूं उस वर्ग में समस्याएं हैं, और भरपूर समस्याएं। भरपूर समस्याएं आपने बता दी। जो आपने बताया कि तालाब चारों ओर जो तेज पानी से भर रहे हैं और पानी आ रहा है, और उसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि साफ सफाई की मुख्य समस्या है। साफ सफाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आपके विधायक जी जाते हैं तो साफ सफाई का क्या हल हो सकता है? किस तरीके से होगी साफ सफाई? भाई, वो तो विधायक जी डिसाइड करेंगे किस तरीके से होगी, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहला काम ही वो ये करें कि ये चारों तरफ की जो ये पानी की समस्याएं हो गई हैं, ये जो दलदल बन गई हैं, सबसे पहले आते ही इनका निवारण होना चाहिए। अच्छे STP प्लांट्स लगने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ सके। और गाँव में जो ये पानी इतना वेस्ट हो रहा है, उस पानी का ट्रीटमेंट करके एटलीस्ट खेतों की सिंचाई के काम आ सके। नानंद विधानसभा में रोजगार का क्या हालचाल है बहन? रोजगार के हालचाल नानंद
नाणंद विधानसभा में क्या हरियाणा में जो हाल है वही नाणंद विधानसभा में है, शायद कुछ ज़्यादा खराब ही होंगे। हरियाणा इस देश में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 है पिछले कुछ सालों से, तो वही नंबर 1 नाणंद भी है। आपके मैनिफेस्टो में क्या तैयार किया गया है रोजगार के लिए? हम अपनी जो सरकारी भर्तियां हैं, जो भी मैनिफेस्टो सरकार का है और जो भी सरकारी भर्तियां हैं उन्हें भरने का काम करेंगे। और युवाओं को जैसे पहले कांग्रेस के राज में युवाओं को रोजगार मिलता था, अभी भी वही रोजगारों को फिर से कंटिन्यू देने का काम करेंगे। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार अपने हर प्रचार प्रसार में ये कह रही है कि हम बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं पिछले 10 सालों से। नौकरी होंगी तो देंगे, नौकरी है ही नहीं। और खर्ची पर्ची की बात रही इनके, तो वो क्या अभी योजना निकाली थी, वो कौशल रोजगार निगम जो भी है, मतलब कौशल रोजगार ही बोलते हैं अपने यहाँ। जब वो तक 2-2 लाख रुपए में लग रहे हैं तो बाकी तो कितनी बिना खर्ची बिना पर्ची लगे होंगे, आप लोग जानते हैं। इनका तो कहना है कि हमने तो किसी से पैसे लिए ही नहीं। भाई अब मैं ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लग रखे हैं कौशल रोजगार में, आप उनसे जाके पूछ लो, बता देंगे आपको। मुझे इस चीज पे मैं बोल लूँ, आपसे बहस करूँ या उस चीज पे और डिस्कशन कंटिन्यू करें, आप उन बच्चों से ही जाके पूछ लो, आपको बता देंगे। और उन्होंने किस उम्मीद में पैसे दे रखे हैं वो भी बता देंगे। शिक्षा की सुधार की अगर बात करें तो हरियाणा में शिक्षा का स्तर काफी निचले स्तर पे है। आप शिक्षा के सुधार के लिए बता रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बनेगी तो सुधार होगा। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एजुकेशन? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एजुकेशन इंफ्रा की अगर हम बात करें, हमारे पास स्कूल्स हैं। अगर मैं मेरी ही गांव की बात करें तो 2 बड़े स्कूल हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, 3 छोटे स्कूल हैं प्राइमरी लेवल के। अगर उन्हीं को मैं एक अच्छे स्ट्रक्चर में बांध लूँ और अच्छे से शिक्षा की तरफ ध्यान दूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का। मेरे पास सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। बशर्ते जैसे पहले कांग्रेस के राज में ध्यान दिया जाता था शिक्षा पे, अब अगर ये 10 साल ध्यान दे लेते तो ये हालत ही नहीं होती। लेकिन इन्होंने कुछ धनाढ़े लोगों को और धनाढ़े बनाने के लिए शिक्षा नीति को भी बेचना शुरू कर दिया। आपने जैसे बात करी कि स्कूल हैं गांव में, अगर शिक्षा को इम्प्रूव करना है तो जो स्कूल हैं गांव में सरकारी बनाएंगे उनको अच्छे से तैयार किया जाए तो अच्छी हो सकती है शिक्षा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज ही नहीं जा पाते हैं, जिनका कॉलेज जाने का सपना होता है वो कॉलेज जा नहीं पाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गाँव में काफ़ी सारे बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे पास करते हैं 12th क्लास, 100 में से मुश्किल से 10-20 बच्चे ही कॉलेज जा पाते हैं। और लड़कियों का तो बुरा हाल है, लड़कियाँ तो जा ही नहीं पाती। क्योंकि अपने समाज में अगर लड़का लड़की की बात करें तो हम लड़के की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर माँ बाप कैपेबल है एक बच्चे को पढ़ाने में तो हम लड़के की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हरियाणा में हमारे यहाँ जो पुरुष बहुत समाज है, वो पुरुष बहुत समाज में हम लड़के पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रही बात कि BC बच्चों की कॉलेज लेवल पे जाने की, वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को जहाँ इंजीनियर डॉक्टर बनाने के सपने देखते थे, अब कितने बच्चे ड्रॉप आउट होने लगे हैं क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है किसान के लिए। और मीडियम क्लास जो लोग हैं, क्योंकि किसान हो गया, मजदूर हो गया, हम ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में आते हैं, हमारे लिए शिक्षा अफोर्डेबल ही नहीं बची है। किसान मजदूर के लिए आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए आपकी सरकार में क्या कुछ नया होगा? सबसे पहली बात तो MSP होनी चाहिए हर फसल की, और वो होगी भी। और मुझे लगता है जितनी खुशहाली कांग्रेस के राज में पीछे थी उतना ही खुशहाल आज भी किसान रहेगा। जितना खुशहाल मजदूर कांग्रेस के राज में पीछे था आज भी रहेगा। एक कहावत होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम अपना प्रत्यक्ष पहले दिखा चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट पहले 10 साल प्रत्यक्ष दिखा चुकी है और अपना प्रत्यक्ष बीजेपी भी इन 10 सालों में दिखा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता मेरे जैसे को प्रमाण देने की जरूरत। आप किसान के पक्ष में बात कह रहे हैं कि किसान को एक MSP मिलनी चाहिए। MSP मिलेगी तो किसान खुशहाल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर आप अपनी फसल बो रहे हैं और वो फसल हो रही है, उसका आपको उचित दाम मिल रहा है, तो आप किसी चीज को किस लिए बो रहे हैं? नहीं तो घर ही रख लो, या घर की जरूरत से ज्यादा बोने की जरूरत क्या है? पैसे के लिए ही बो रहे हैं, उसको मार्केट में अच्छे दाम लेने के लिए बो रहे हैं। अगर हम औने पौने भाव में ही बिकनी है कोई चीज, बिना किसी रेट के बोली लग के ही बिकनी है, कोई किसी दिन 50 की लगा दे, किसी दिन 100 की लगा दे, किसी दिन 20 की लगा दे, वो तो औना पौना दाम हुआ ना। अगर वो उस चीज का आपको उचित वैल्यू मिलेगी तो खुशहाली और क्या मांगती है? आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानों की जो फसल किसान लगातार बोते आ रहे हैं, इसको अगर
तरीके से चेंज किया जाए, एक सिस्टम से इनको बताया जाए कि इस फसल को ना बो करके दूसरी फसल बोई जाए, तो शायद उनको ज़्यादा फायदा आप दो डिफरेंट चीज़ें बात कर रहे हैं, तो दोनों ही अलग बातें हैं। जो आपने मेरे से खुशहाली की बात करी, वो खुशहाली की बात, भाई कोई भी इंसान काम करता है पैसे के लिए करता है कि उसका घर परिवार अच्छे से चल पाए। जो आप कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की, वो सही बात है। भाई टाइम के साथ आपको हर इंसान को चेंज होना पड़ता है। आज किसान को भी चेंज होना चाहिए और नई नई खेतियों के लिए एक्सपेरिमेंट जरूर होने चाहिए। नई नई खेती के लिए एक्सपेरिमेंट जरूर होने चाहिए, तो आपकी सरकार में ये भी एक मुख्य काम होगा, बिल्कुल हम मान सकते हैं। हरियाणा में आप हाल फिलहाल में कैसी स्थिति मान रहे हैं कांग्रेस सरकार की? कितनी सीटें कांग्रेस सरकार की आएंगी? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल हम 60+ पे हैं और मुझे लगता है कि आखिरी और 15 दिन का इलेक्शन बच गया है। जब आज भी हम 60+ पे खड़े हैं तो हम 60+ आएंगे। आपकी पार्टी के कई सारे नेता चुनाव प्रचार के दौरान चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये आपकी पार्टी की नीतियों के अनुसार है? नहीं, ये पार्टी की नीतियों के अनुसार नहीं है और जो कर रहे हैं वो अपने पर्सनल उस पर कर रहे हैं। कौन नेता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है, ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहती। उन लोगों का पर्सनल लुकआउट है। तो हरियाणा में आप अपनी सरकार को 60+ मान के चल रहे हैं, तो बाकी जो बची 30 सीटें उनको आप कहाँ बांट रहे हैं? बाकी सारे बांट लेंगे भाई। उसमें मेन पार्टी तो विपक्ष में बीजेपी ही रहने वाली है। बीजेपी सामने रहेगी। जो 20 सीट 25 सीट बीजेपी लेगी, बाकी कुछ निर्दलीय लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से। जेल से बाहर आती उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और नए मुख्यमंत्री दिल्ली के बन गए हैं। अभी आम आदमी की क्या स्थिति मान के चल रहे हैं हरियाणा में आप? आम आदमी एज इन आप में या पार्टी? आम आदमी पार्टी की स्थिति। आम आदमी पार्टी की स्थिति मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छी, मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि बहुत बढ़त है या कोई बहुत लोग आने वाले हैं उनके चुन के। मुझे नहीं लगता है कि MLA भी आ पाएगा। आपकी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होने वाला था, उसमें क्या समस्या आई? वो देखिए, मैं ना उस गठबंधन में बैठी थी, ना मैं उस कमेटी का पार्ट थी। उस बात पे मैं टिप्पणी करूं ना, वो मेरा लुकआउट है, ना ही मैं पार्टी की, एक मिनट, ना ही मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मैं किसी भी बिहाफ पे उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती। वो क्या नेताओं की बात हुई है, क्या नहीं हुई है, ना मेरे संज्ञान में है, और जब मेरे संज्ञान में नहीं तो मैं बात नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम सीधा नानंद विधानसभा की बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। नानंद विधानसभा में आप जस्सी पेटवाड़ के साथ में समक्ष खड़े हैं और उनके प्रचार प्रसार में आप घूम रहे हैं, आपका ये कहना है, और आप ये कह रहे हैं कि नानंद विधानसभा से जस्सी पेटवाड़ जीत रहे हैं। अगर जस्सी पेटवाड़ नानंद विधानसभा से जीत जाते हैं तो आप क्या क्या काम चाहेंगे कि जस्सी पेटवाड़ MLA बनते ही ये काम करे? सबसे पहले तो साफ सफाई, गाँव की साफ सफाई होनी चाहिए, और बच्चों के, जो क्योंकि ये इलेक्शन युवा का इलेक्शन है, नानंद में पहली बार युवा इलेक्शन लड़ रहा है और बहुत सारे युवा सपोर्ट में हैं, तो युवाओं के रोजगार की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। हेल्थ की जो हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज खाली पड़ी हैं, वहाँ डॉक्टर आने चाहिए, दवाइयाँ आनी चाहिए, और एजुकेशन का, जो एक मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के अपने हकों की लड़ाई लड़ सकता था, तो वो दोबारा से वही एजुकेशन बहाल होनी चाहिए। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अमेरिका, इंग्लैंड, यानी दुनिया के हर उस कोने में आपकी तस्वीरें देखी जा रही हैं जहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध है, तो आप एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे इस वीडियो में? मैं यही देना चाहूँगी, हमें किसी की बहकाई में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें, हमारा ध्येय एक ही है, जो इस बीजेपी पार्टी ने किसान मजदूर के साथ, महिला के साथ, स्टूडेंट के साथ, यूथ के साथ इतने सालों में किया है। हर किसी को अपने साथ याद करके, हुए वाक्य को याद करके वोट डालना है। अगर किसी ने, महिला ने महिलाओं की बर्बरता याद कर ली तो वो वोट नहीं डाल सकती बीजेपी को। युवा ने अगर अग्निवीर जैसी योजना याद कर ली तो बीजेपी को वोट नहीं कर सकता। तो अपने साथ हुई बर्बरता को याद कर लेना और आप अपने आप ही कांग्रेस को वोट डाल के आओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।